हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए पिछले कुछ दिनों से सोनबरसा विधानसभा में है, जहां से विधायक रत्नेश सादा जी हैं, जो कि नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री भी हैं और काफ़ी चहेते माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने नीतीश कुमार का साथ उस वक्त नहीं छोड़ा जब जीतन राम मांझी जी अपना अलग से पार्टी बना लिए थे, और उसी का फल है कि उन्हें मंत्री पद से सुशोभित किया गया। परंतु सोनबरसा का क्या स्थिति है, यहाँ कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा करने की अगर बात करें तो उनके साथ ही बातचीत होती है। वो भी मानते हैं कि कई सारी समस्याएं अभी बची हुई है, कई सारे काम उन्होंने किए हैं। क्या वस्तु स्थिति है, इस संबंध में आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। पूर्व मुखिया, पूर्व जिला परिषद और वर्तमान में जनसुराज के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं अमरेंद्र भास्कर जी। भास्कर जी से जानेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है सोनबरसा की, कितना बदला है, कितना विकास हुआ है और कौन कौन से चीज़ रह गया है जो विकास नहीं कर पाए। क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो उनके बात में एक ही चीज़ सबसे अहम है कि वो लोगों से कहते हैं, आप दूसरों को नहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, आपने जो निर्णय लिया, आपने बताया कि आप आरजेडी में थे, मुखिया भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं, अब विधायक के रेस में आपने शायद अपना बायोडाटा दिया है और भावी उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा रहा है। आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं पहले तो आपके क्षेत्र की, उसके बाद और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत बधाई। मैं आप जिस चैनल से हैं आपको मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं अमरेंद्र भास्कर पूर्व जिला परिषद और पूर्व मुखिया रह चुका हूं। मैं 2024 में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जनसुराज पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। लगातार उनके मार्गदर्शन और बिहार बदलाव के लेकर जो उनका मुहिम चल रहा है, उनको लेकर हम लोग काफ़ी ज़ोर शोर से जनता के बीच रूबरू होके बिहार कैसे बदलेगा, कैसे बिहार के बच्चे का भविष्य बदलेगा, यहाँ का पलायन कैसे रुकेगा, इन मुद्दाओं पर जो है जनताओं के बीच लगातार अपना जो है जलवा दिखाने का काम करते हैं और जनता को जो है प्रशांत किशोर जी के निर्णय और विचारधारा पर लाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आगे पूछा कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है, क्षेत्र की समस्याएं, प्रदेश की तो जो है वो है ही, वो तो प्रशांत जी उठाते रहते हैं। आपके क्षेत्र की जो अलग से समस्याएं हैं उस पर एक नज़र डालिए। सबसे बड़ी बात है कि सोनबरसा विधानसभा जो सरकार के द्वारा इसको सुरक्षित इसलिए किया गया था कि यहाँ जो है दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग काफ़ी बहुत संख्या में है जी। इसलिए यह पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या पलायन के क्षेत्र में हो, इसलिए इस विधानसभा को सुरक्षित किया गया था। लेकिन जिस महादलित, दलित समाज से हमारे यहाँ के विधायक हैं या अभी वर्तमान में मंत्री हैं आदरणीय रत्नेश सादा जी जी, मुसहर जाति समाज के हैं, वो भी, हम भी दलित समाज से हैं, महादलित समाज से हैं, लेकिन आज भी टोले मोहल्ले में हर जगह हमारे महादलित समाज के लोग बसे हुए हैं। चलिए किस जगह उनकी जाति का लोगों का शिक्षा से जो है जुड़ा रहा है, अभी भी शिक्षा से वंचित है, अभी भी वह जो है स्वास्थ्य के सेवा से वंचित है। उन सभी समस्याओं के लेकर अभी जो 15 साल से उन्होंने जो है इस क्षेत्र के लगातार प्रतिनिधित्व किए हैं, अभी जस का तस है। खास करके हमारे महादलित और दलित वर्ग के लोगों का जो है समस्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, यह जो है मूल कारण है। विकास जो हुआ, सरकार जो योजना दी, विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरह से यह जो है सुरक्षित किया गया था, हमारे समाज के जो है महादलित, दलित वर्ग के लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं।
बिल्कुल। यह शिक्षा से जब तक जो है समाज को जो है इस क्षेत्र में क्यों दिया गया सुरक्षित, कि समाज जो है असुरक्षित है, इसलिए जो है इसमें पढ़ा लिखा अब दलित महादलित का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, शिक्षित हो, इसलिए जो है इसको उस समाज के लोग यहाँ का नेतृत्व करेंगे तो कम से कम अपने समाज का ख्याल जरूर रखेंगे। जबकि यहाँ से जो हमारे रत्नेश सादा जी हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज की स्थिति जगह जगह दयनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ भी उनके समाज के महादलित बस्ती है, वहाँ अगर आप जाइए तो आपको समस्याओं का अंबार मिलता है। थोड़ा बारिश हो जाए तो कीचड़ और गंदगी का भरमार रहता है। कई महादलित टोला में टॉयलेट का भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण माता बहनों को बाहर आज भी टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। और भी कई समस्याएं हैं, कुछ सड़कों की भी हालत जर्जर है, ऐसा नहीं है। स्कूल में अगर बात करें तो आपके क्षेत्र का जो स्कूल का स्थिति है उसका क्या है? अभी जो नया भर्ती हुआ है बीपीएससी से टीचर, उसका पदार्पण आपके स्कूल में हुआ है आपके क्षेत्र में कि नहीं? देखिए, मेरे क्षेत्र में तो, मेरे स्कूल में तो बगल में विद्यालय है जी जी, इसमें जो बीपीएससी के शिक्षिका सब नहीं है, पूर्व से जो है मतलब जो नियोजित टीचर हैं पहले से जो वो हाँ है। और हम लोग के देखरेख में जहाँ तक विद्यालय है, इसमें लगातार जो है शिक्षा की व्यवस्था अच्छा है। जो हम लोग जहाँ तक क्षेत्र में फोकस करते हैं लगभग ठीक ठाक चलता है। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें आपके सोनबरसा में, हालांकि सोनबरसा में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है बड़े चमकदार है ऊपर से, लेकिन वहाँ सुनते हैं महिला डॉक्टर नहीं है, उस कारण परेशानी होती है। उसके अलावा जो छोटे छोटे उपकेंद्र हैं, 4, 5 या 7 उपकेंद्र भी हैं आपके यहाँ, वहाँ की क्या स्थिति है स्वास्थ्य की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति तो दयनीय है ही, क्योंकि जब हम लोग का जो बगल में स्वास्थ्य केंद्र है सोनबरसा में, नई बिल्डिंग बनी है, देखने में बहुत सुशोभित लगता है, लेकिन डॉक्टर का कमी है। जो डॉक्टर की कमी के कारण जो है मरीज को जो है थोड़ा सा भी दिक्कत कठिनाइयाँ का सामना होता है, तो यहाँ के डॉक्टर जो वर्तमान में कुछ ही संख्या में जो भी है तो उसको जो है रेफर कर देते हैं जिला। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर की कमी के कारण जो है मरीज का समय पर जो है उसका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो डॉक्टर की कमी का सामना उप स्वास्थ्य केंद्र में भी है, और जो बड़े हॉस्पिटल देखेंगे आप, बिल्कुल मेन बाईपास पे बना हुआ है चमकता हुआ, वो लगता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऐसा बाहर से दिखता है। परंतु सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अंदर से सुव्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, और वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। आगे अगर हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से सड़कें, तो मैं जब आ रहा था तो थोड़ा ठीक ठाक मिला, और आपके यहाँ जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या होता है रोज़गार। यहाँ से लोग पलायन करते हैं, और इस मुद्दे को प्रशांत जी भी लगातार उठा रहे हैं कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर रहते हैं, जबकि यहाँ लोग अनाज के कारण कि 5 किलो अनाज में या फिर और जो योजना चलता है उसके लालच में आके सरकार यहाँ बार बार वही के वही रह जाता है। ये जीते तब भी सीएम नीतीश कुमार, वो जीते तब भी सीएम नीतीश कुमार। तो कैसे आप इन चीज़ों को अपने क्षेत्र में लोगों को समझा पाएंगे? क्या कह रहे हैं, लोगों से क्या बोल रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में जब ईवीएम का बटन दबाएं तो अपने ध्यान में रखें कि वो अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए वोट करें? जी बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो जो है पलायन का है ही। अभी मजदूर क्लास का लोग जो है 10 से 12,000 15,000 के लिए अदर राज्य जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाता है जी। लेकिन अगर यहाँ जो है 35-15 साल से आरजेडी की सरकार रही, 20 साल से नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद पर हैं। जी जी जी। लेकिन 20 साल के दरमियान में बिहार में कहीं भी मतलब जो है एक फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सका। आज बगल में हम लोग के सहरसा होम जिला है, यहाँ पेपर मिल अगर बन जाता, फैक्ट्रियाँ बन जाती तो उसमें जो है 10,000 मजदूर जो है उसमें काम होता। बगल में है आपको एकदम जो है यहाँ जो बन की जो है चीनी मिल फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर भी जो है यह जो है चीनी उद्योग हो जाता तो यहाँ जो है लगभग 10,000 20,000 जो है लेबर काम करता। लेकिन 35 साल के दरमियान में कहीं भी एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी,
जिसके चलते जो है पलायन के लिए जो है मजदूर जो है बाहर अदर राज्य जो है 10 से 15 हज़ार रुपया के लिए वह जो है कंपनी में काम करता है। तो हम लोग सीधे संवाद देते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक ही नारा है, जब तक आप जो है हमारी सरकार बनी, आप बिहार का बदलाव इसी शर्त पर होगा कि जो है जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो है हम पलायन रुकवाएंगे। तुरंत तो नहीं होगा लेकिन समय लगेगा। 10 से 15 हज़ार के लिए जो वह जो है यहाँ ही उसका व्यवस्था करेंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी। और हमारे पलायन जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उसको जो है यही व्यवस्था मतलब यहीं पे बिहार में ही उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार का नौकरी के लिए लोगों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और उनसे भी चर्चा हो चुकी है। तो ये समस्या जो है सोनबरसा क्षेत्र की, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा पलायन का शिकार रहा है। उसके अलावा स्वास्थ्य और एजुकेशन की समस्याएं हैं और भी कई समस्याएं हैं। इस पर हमारे साथ भास्कर जी ने बड़े ही शालीनता के साथ सारे सवालों का जवाब दिया है। भास्कर जी, लास्ट में जिस प्रकार से मैंने कहा पहले भी कि अपने मतदाता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जब मतदान करें तो क्या सोच के मतदान करें? हम लोग कह रहे हैं सीधा, जब मतदान करने के लिए जाएं अब की बार तो अपने बच्चे का भविष्य और बच्चे का मुंह देख के जाएं, चूँकि बच्चा जो है आपका पढ़ेगा तभी आपका एकदम जो है शिक्षा आगू चलेगा और शिक्षित होगा तो हमारा बिहार सबल हो जाएगा और किसी के जो है बंधुआ मजदूर के रूप में किसी के बस में नहीं जाएगा। इसलिए कि बच्चा को सबसे बड़ी है कि एकदम जो है वोट अब की बार दीजिए तो बच्चा का भविष्य और मुंह देख के दीजिए। बिल्कुल, अपने बच्चे का मुंह देख कर दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य को देख कर देखिए। आपका बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अगर पढ़ लिख लेगा तो यहीं बिहार में ही उनको अपना रोज़गार या अपना नौकरी मिलेगा या व्यापार कर पाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।